Hello student, welcome back to our channel. It's me Jyoti Patel from Tapuan Group of School. Today we are going to our last session, chapter number 9, Forest and Wildlife Resources, part 5. First of all, our learning objectives are given below. First, National Park. Second, Wildlife Sanctuary. Third, Bioreserve. Start our first point, that is the National Park, an area of scenery, beauty, historical importance, etc., owned and maintained by a national government. It means एक एरिया कि जिसको पूरा मेंटेन किया जाता है बाय अ नेशनल गवर्नमेंट. One or several ecosystem not materially altered by human exploitations and occupation, where plants and animal species, geomorphological site and habitats are of a special scientific, educational and recreational interest, or which contain is a natural landscape of great beauty. इट मीन्स एक ऐसी जगह कि जहाँ पे जो हमारा इकोसिस्टम है उसको ह्यूमन कोई भी एक्सप्लोटेशंस ना करे, साथ ही साथ उसके साथ कोई भी ऑक्यूपेशंस के रिलेटेड, जैसे कि जहाँ पे जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, कि जो रहते हैं उनके साथ कोई भी ऑक्यूपेशनली या तो ह्यूमन उनके साथ कोई भी एक्सप्लोटेशंस ना करे, उनकी ब्यूटी वैसी की वैसी रहे, इसलिए एक नेचुरल लैंडस्केप दिया जाता है कि जो नेशनल पार्क हम कहते हैं. नेशनल पार्क इन इंडिया आर IUCN कैटेगरी सेकंड प्रोटेक्टेड एरिया. IUCN के तौर पे ये सेकंड प्रोटेक्टेड एरिया है. इन 1972 इंडिया enacted the Wildlife Protection Act and Project Tiger to safeguard the habitat of conservation reliant species. In 1972, there are two acts are allow, या फिर आप बोल सकते हो कि परमिटेड या ग्रांटेड हुआ था गवर्नमेंट के थ्रू. विच वन इज दैट? द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड सेकेंड प्रोजेक्ट टाइगर, कि जिसके अंदर जो एंडेंजर्स एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं उनको क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, कंजर्वेशन किया जाता है. इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1936 एज अ हेली नेशनल पार्क, नाउ नोन एज अ जेम्स कॉर्बेट नेशनल पार्क. 1936 के अंदर हमारा फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश हुआ था जिसका नाम था हेली नेशनल पार्क, एंड करंटली उसको हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलते हैं. इन 1907 हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 नेशनल पार्क्स थे, बट नाउ करंटली वो कुछ ज़्यादा आंकड़ों में दिया है. आप देख सकते हो कि एज ऑफ अप्रैल 2012 there was a 102 national parks. All national parks land then encompassed as a total 39,919 kilometers square के comparison, that means 1.21% of Indian's total surface area. आप इसको बोल सकते हो कि इंडिया का जो टोटल सरफेस है उसका 1.21% हमारा नेशनल पार्क का गिना जाता है, जहाँ पे आज करंटली 39,919 किलोमीटर पर स्क्वायर हमारे एरिया जो है वो नेशनल पार्क के अंदर उसकी गिनती होती है. There are over 100 national parks and 500 wildlife sanctuary in India, which reflect the importance that the country plays on nature and wildlife conservation. A student, पहले से और अभी ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, आज हम अपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं साथ साथ में जो नेशनल पार्क्स हैं उसकी वैल्यू समझ रहे हैं. और इसकी वैल्यू ये है कि हमारे
इकोसिस्टम में जो भी एनिमल्स एंड बर्ड्स या तो जो लिविंग थिंग्स हैं उनको जीने के लिए और साथ साथ में उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम एक ऐसी इकोसिस्टम को प्लान कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि जिसके थ्रू वो क्या हो सकते हो, कंजर्व हो सकते हो और जहाँ पे वो अपनी आज़ादी के साथ जी सकते हो। अब कुछ ऐसे ही सेंचुरीज जो बनी हैं और साथ साथ में हमारे जो टॉप 20 नेशनल पार्क्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट है रणथंबोर नेशनल पार्क, 1980 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है, जो राजस्थान में आया है और यहाँ पे टाइगर, लेपर्ड, बॉर्स ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं, कंजर्व होता है। सेकेंड है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो 1936 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है उत्तराखंड के अंदर, जहाँ पे टाइगर, लेपर्ड और एलिफेंट का रिजर्व दैट में सिक्योरिटी दी जाती है। थर्ड है बंधवगढ़ नेशनल पार्क, 1982 मध्य प्रदेश में जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है और यहाँ पे टाइगर, लेपर्ड और बियर का प्रोटेक्शन दैट मीन्स इनको प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन दिया जाता है। फोर्थ है पेरियल नेशनल पार्क, जो 1982 केरला में एस्टेब्लिश्ड हुआ है, जहाँ पे नीलगिरी, लैंगोर, फ्लाइंग स्क्विरल ये जो एनिमल्स हैं इनका प्रोटेक्शन किया जाता है। फिफ्थ है काजीरंगा नेशनल पार्क, 1974 असम के अंदर एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, जहाँ पे राइनोस, एलिफेंट एंड टाइगर का प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। फिर सिक्स है सुंदरबन। सुंदरबन 1984 वेस्ट बंगाल में एस्टेब्लिश्ड हुआ है, यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर एंड फिशिंग कैट सबसे ज़्यादा आपको पाए जाएंगे देखने के लिए या आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर है सेवंथ कंघा नेशनल पार्क, 1955 मध्य प्रदेश के अंदर आया हुआ है और जहाँ पे टाइगर, लेपर्ड और एलिफेंट्स आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर का पॉइंट, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1975 गुजरात के अंदर एस्टेब्लिश्ड हुआ है, जहाँ पे एशियंटिक लायन दैट मीन्स इंडियन लायन को प्रिजर्व किया जाता है। नाइन्थ नंबर का है कियोलोडेडो नेशनल पार्क, 1981 राजस्थान के अंदर ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, जहाँ पे सिबेरियन क्रेन्स एंड रेडी शेल डक्स पाए जाते हैं या तो इनको प्रिजर्व किया जाता है। साथ साथ में आपको मैं ये बता दूं कि जितने भी सेंचुरीज हैं वहाँ पे जो भी एनिमल्स का मैं नाम बोल रही हूँ वो एनिमल्स को यहाँ पे इनको प्रिजर्व किया जाता है, इनको प्रोटेक्शंस दिए जाते हैं और साथ साथ में इनकी जो पॉपुलेशंस है उनको बढ़ाने के भी कुछ प्रोटेक्शंस दी जाती है कि जहाँ पे आप कोई भी एज अ ह्यूमन बीइंग्स कोई भी एक्सप्लोटेशंस नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करें 10th नंबर का मनास नेशनल पार्क, 1990 के अंदर आसाम के अंदर आया हुआ ये पार्क है कि जो आसाम रुफ्टेड टर्टल एंड गोल्डन लंगूर यहाँ पे पाए जाते हैं। साथ साथ में 11th नंबर का है बंदीपुर नेशनल पार्क, जो 1974 के अंदर कर्नाटका में एस्टेब्लिश हुआ था, जहाँ पे एशियन एलिफेंट्स एंड टाइगर का प्रोटेक्शन किया जाता है। 12th नंबर है पन्ना नेशनल पार्क, 1973 मध्य प्रदेश में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था, जहाँ पे टाइगर, वुल्फ, चीतल, सॉल्ट, बियर का प्रोटेक्शन किया जाता है। 30 नंबर है सरिस्का नेशनल पार्क, 1982 राजस्थान में एस्टेब्लिश्ड किया है, यहाँ पे 400 डियर एंड कैरिकल्स एंड लेपर्ड्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है। 14 नंबर है दुधवा नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश, 1977 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है, जहाँ पे टाइगर और राइनोसोरस को प्रोटेक्शन दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट है 15 नंबर का, जहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क की बात हो रही है, जो उत्तराखंड में आया है, 1988 में एस्टेब्लिशमेंट हुई है इसकी और यहाँ पे टाइगर और लेपर्ड आपको देखने को मिलेंगे। 16 नंबर का है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड के अंदर आया है, 1980 के अंदर इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। यहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड, मुस्क डियर एंड रेड फॉक्स दिखाई देंगे। 17 नंबर है हेमिक्स नेशनल पार्क, जम्मू एंड कश्मीर में आया हुआ ये नेशनल पार्क जो 1981 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। यहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड का बहुत ज़्यादा
आपको प्रिजर्वेशन दिखेगी। साथ साथ में 18 नंबर का है माधव नेशनल पार्क, जो 1959 के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर एस्टैब्लिशमेंट हुई है। और यहाँ पे आपको इंडियन ग्रेजिला और नीलगिरी एंड सबर नाम के एनिमल्स आपको दिखाई देंगे। 19 नंबर का एराविकुलम नेशनल पार्क केरला में आया हुआ 1978 को एस्टैब्लिशमेंट हुई है। और यहाँ पे आपको नीलगिरी तन्हा एंड अटलास मोथ एलिफेंट्स दिखेंगे। एंड लास्ट है मधुमलई नेशनल पार्क, जो तमिलनाडु में आया है। यहाँ पे अभी कोई भी एस्टैब्लिशमेंट की बारे में बताया नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ के जो टाइगर्स सॉरी यहाँ पे जो एनिमल्स का प्रिजर्वेशन होता है उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि प्रोहिबिटेड एक्ट्स, दैट मीन्स यहाँ पे कौन से तौर तरीके या तो कानून हैं कि जिसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो फर्स्टली हंटिंग, शूटिंग एंड ट्रैपिंग इज प्रोहिबिटेड, यहाँ पे सख्त मनाही है इन चीज़ों की। देन आफ्टर फायरिंग ऑफ गन्स, and then after burning, destroying, removal of plants, that means आप plants को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते। नेक्स्ट है क्लियरिंग ऑफ लैंड ऑफ कल्टीवेशन, यहाँ पे आप कोई भी कल्टीवेशन नहीं कर सकते। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड्स, रेलवे लाइन एक्सेट्रा आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर सकते। और लास्ट है पॉल्यूटिंग वाटर फ्लोइंग थ्रू अ नेशनल पार्क, आप नेशनल पार्क का पानी भी क्या नहीं कर सकते, आप उसको पॉल्यूटेड नहीं कर सकते। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वहाँ के कि जो आपको कंपलसरी फॉलो करना होता है। अगर आप इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते तो आपको गवर्नमेंट के एक्ट के अकॉर्डिंगली पनिशमेंट या तो पेनल्टी भी पे कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। सेकेंड टॉपिक है ये। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ नेचुरली occurring a sanctuary such as an island that provided protection for a species from hunting, predictions or competition. It is a protected area, geographical territory which in वाइल्ड लाइफ इज प्रोटेक्टेड। अब ये एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे पूरा इलाका ही सेंचुरी ही गिना जाता है। यहाँ पे आप में कोई नहीं जा सकते, यहाँ पे ये पूरा इलाका पूरा क्या होता है गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन पे होता है, जिसका एक ही मतलब होता है कि जो वाइल्ड लाइफ है वो इजीली वहाँ पे क्या कर सके, सरवाइव कर सके। और यहाँ पे प्रोहिबिटेड दैट मीन्स कुछ स्ट्रिक्ट नियम है कि जिसके अंदर आप यहाँ पे शूटिंग नहीं कर सकते, इनके साथ आप कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते। यहाँ पे खुले में ये ओपनली जो एनिमल्स हैं वो जा सकते हैं, यहाँ घूम सकते हैं, वो कहीं पे भी उन जंगलों के अंदर रह सकते हैं। एक आइलैंड की तरह इनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, उसको आप सेंचुरी बोलोगे। इट कैन बी यूज फॉर अ स्टडी, रिसर्च एंड टूरिज्म। अब आपको बता दूँ कि सेंचुरी के अंदर क्या क्या हो सकता है। सेंचुरी का जनरली कभी स्टडी के लिए यूज़ होता है, रिसर्च के लिए होता है, साथ ही साथ टूरिज्म दैट मीन्स लोगों के लिए, ये देखने के लिए, पर्यटकों के लिए ये बहुत ही अट्रैक्टिव जगह होती है। यहाँ पे आपको हर तरह के एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे वो ओपनली यहाँ से वहाँ अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। 492 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अकॉर्डिंग टू नेशनल डेटाबेस रिसोर्स 2004 के अकॉर्डिंग है। 2004 के अकॉर्डिंग 492 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारी इंडिया के अंदर हैं। साथ ही साथ इट्स कवर्ड 1,16,992 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। आप इसको देख सकते हो कि नेशनल पार्क से ये बड़ा है और काफ़ी हद तक का बड़ा है। ये तकरीबन इंडिया का 3.56% जितना एरिया क्या है कवर्ड है। नेक्स्ट है 217 सेंचुरीज आर प्रपोज्ड दैट मीन्स अभी पेंडिंग्स में है। और दिस आर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंट टू कंजर्वेशन फॉर इंडेंजर्ड एनिमल एंड बर्ड्स। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट
कौन से एनिमल्स के लिए है? फॉर एंडेंजर्स की जो लुप्त हो रहे हैं, जो गायब हो रहे हैं, उन एनिमल्स और बर्ड्स के लिए सबसे बेस्ट जगह है कि जहाँ पे वो इजीली कंजर्व हो सकते हैं और अपनी लाइफ को जी सकते हैं। दे आर अमोंग द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस्ड इन द कंट्री। अगर आप देखने जाओ घूमने लायक जगहों में से, तो ये जो सेंचुरीज होती हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कई ऐसे एनिमल्स दिखेंगे जिसको आपने शायद कभी देखा भी ना हो, क्योंकि उनकी आबादी जो होती है वो ऑलरेडी कम होती है। उनकी जो प्रोटेक्शन होती है उस प्रोटेक्शन के लिए उनको वहाँ पे रखा जाता है। अब इसकी बेनिफिट अगर आपको चाहिए तो आप टूरिज्म के थ्रू आप वहाँ पे टूरिस्ट की तरह जा सकते हो और उनका अपने भरपूर इंजॉय के साथ उनका आनंद ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सबसे बेस्ट सेंचुरी अगर मैं बता रही हूँ तो कर्नाटका का मणिदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कि जो सभी सेंचुरी में से आपको एक एक्सप्लेन कर रही हूँ ये वाला, कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ एनिमल्स की बात की जाए तो इंडियन एलिफेंट, गॉस, टाइगर, साउथ बियर, मुंगर्स, इंडियन रॉक, पैथन्स, 400 एंटीलोप्स एंड ढोलेस, ये एनिमल्स हैं कि जो पूरे रिजर्व है यहाँ पे। और अदर अट्रैक्शंस लाइक नगरहोल, फिर मुदम्बली एंड व्यानंद नेशनल पार्क है। और ये बेस्ट टाइमिंग विजिटिंग कब है? अप्रैल से अक्टूबर तक का है। आप इसका डिस्क्रिप्शन नीचे एड्रेस के साथ देख सकते हो, बंदीपुर डिस्ट्रिक्शन यहाँ पे जो बताया है। यहाँ पे आपको अगर आपको नेट पे सर्च भी करना है तो आपको मैंने वेबसाइट भी दी है, और इसके थ्रू आप इस सेंचुरी के बारे में और जानकारी ले सकते हो। और आप इसी के साथ हमारे इंडिया में कई ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं कि जिसके बारे में इस मैप में मैं आपको बता रही हूँ। ज़्यादा हमारे इस चैप्टर में डिस्कशन के बारे में नहीं दिया है, बट हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे इंडिया के अंदर मौजूद हैं। और इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर के अंदर क्या होता है जनरली, ये हमारे जो नेशनल पार्क है और जो हमारा सेंचुरी है उससे काफ़ी हद तक का बड़ा होता है। सबसे बड़ा आप सोच सकते हो। बायो रिजर्व इज इकोसिस्टम विथ अ प्लैनेट एंड एनिमल ऑफ unusual scientific and natural interest. It is a little given by UNESCO to help protect the sites. साइट्स मतलब कुछ जगहों की बात हो रही है। ये बायोस्फीयर का मतलब यही हुआ कि ये ना ही एनिमल्स को प्रोटेक्शन दे रहा है ना ही प्लांट्स को प्रोटेक्शन दे रहा है, बल्कि एनिमल्स, प्लांट्स और साथ ही साथ इकोसिस्टम के जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको एक प्रोटेक्टेड साइट्स के साथ उनको प्रिजर्व कर रहा है, उनकी सिक्योरिटी कर रहा है। इन दिस प्लान इज टू प्रमोट द मैनेजमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन इकोसिस्टम कंजर्वेशन। ये किस चीज़ को प्रमोट करता है? लाइक रिसर्च एंड एजुकेशन फॉर द इकोसिस्टम कंजर्वेशन के रिसर्च को ये प्रमोट करता है। दिस इंक्लूड द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल रिसोर्सेज दैट मीन्स यू नो वेरी वेल स्टूडेंट, वैसे रिसोर्सेज के जिनका यूज़ आने वाले फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि कम हो, और ऐसे रिसोर्सेज को हमको क्या करना है? प्रिजर्व करना है और आने वाले फ्यूचर की जनरेशन को वो चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जांपल कोल एंड पेट्रोलियम, ये हमारे सस्टेनेबल रिसोर्सेज हैं। अब बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आप सस्टेनेबल रिसोर्सेज को भी इंक्लूड कर सकते हो। Biosphere Reserve exchange the knowledge and experience on new ideas for a sustainable development. The aim is to get a balanced relationship between a mankind and nature. Mankind and nature के साथ क्या कर रहा है? बैलेंस करने की ये बायोस्फीयर की एक कड़ी है, जोड़ती हुई एक ऐसी की है कि जिसके थ्रू आप हमारे नेचर के साथ और हमारी जो मानवता है उन दोनों का बैलेंस बना के रख रहा है। अब इसमें आएगा क्या
आपको मैं बता दूं कि रोल ऑफ बायोस्फीयर का क्या है। तो बायोस्फीयर रिजर्व प्रिजर्व प्रिजर्व्स, दैट मीन्स वाइल्ड पॉपुलेशन, जो जानवर हैं उनकी पॉपुलेशन को क्या करना है, उनको प्रिजर्व करना है। लाइफस्टाइल ऑफ ट्रिबलर्स, आपको पता है कई ऐसे जगह हैं कि जहाँ पे जो आदिवासी लोग रहते हैं उनके प्रिजर्व्स की अगर बात की जाए तो वो बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर उनके प्रोटेक्शन का जो एक्ट है वो लागू होता है। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आप जो ट्रिबलर्स हैं उनको इंक्लूड कर सकते हो। जनरेटिक रिसोर्सेज एंड डोमेस्टिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, आप रिसर्च कर सकते हो लाइक डोमेस्टिक प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। और साथ ही साथ इट कैन हेल्प इन कंजर्वेशन, ये कंजर्वेशन के लिए भी हेल्पफुल होगा। एंड साथ साथ में प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रमोशंस लाइक इकोनॉमिक जो बैलेंस होता है उसके लिए भी ये हेल्पफुल होता है। साइंटिफिक रिसर्च की अगर बात हो या मॉनिटरिंग की बात हो या तो एजुकेशन की बात हो कि जैसे हम आज जो एजुकेशन सीख रहे हैं इन बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर, वैसी जो एजुकेशंस होती हैं उनके बारे में भी ये क्या करता है, आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। अब मैं आपको यहाँ पे बता दी हूँ कि बहुत सारे ऐसे टोटल 18 जितने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया है, आप देख सकते हो, जिसमें से सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो तमिलनाडु में आया है, केरला के अंदर है और कर्नाटका के अंदर आया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो काफ़ी बड़ा होता है और इसकी एक साइट होती है, एक एरिया डिसाइडेड होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं कि अपने निकोबार आइलैंड तो सुना ही होगा। निकोबार आइलैंड जो पूरा है वो क्या है, वो एक प्रिजर्व है। किस चीज़ का प्रिजर्व है, हमारे जो नेचर के सामने से जो रिसोर्सेस मिलते हैं वो एक प्रिजर्वेशन की तरह हमने उसको रखा है, जिसके अंदर निकोबार आइलैंड के अंदर आपको कई सारे एनिमल्स मिल जाएंगे, साथ साथ में फॉरेस्ट मिल जाएगा। और आपको पता ही है कि वहाँ पे आपको नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो कई सारे मिलेंगे। अब जो निकोबार आइलैंड है वहाँ पे आपको जो प्रोटेक्शन जो हम उनको दे रहे हैं वो बायोस्फीयर है, जहाँ पे आप ओपनली अपनी सेफ्टी और अपनी प्रोटेक्शन की चीज़ वहाँ पे इजीली मैनेज कर सकते हो, सरवाइव कर सकते हो। वहाँ पे कोई भी पर्सन किसी भी एनिमल्स को या तो वहाँ के ट्रिबुलर्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आपने ये टोटल 18 मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, जैसे कि कोल्ड डेजर्ट है, ग्रेट राना कच्छ है, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के 18 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में मैंने बताया, आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में कि इसमें से मैं आपको बता रही हूँ कुछ के बारे में, जैसे कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की जो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में आया है और जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 2000 के अंदर की गई थी। सेकंड है गुल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की जो तमिलनाडु में आया है और जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 2001 में की गई है। नेक्स्ट है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो वेस्ट बंगाल में आया है, 2001 में भी इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में आया हुआ, 2004 में एस्टेब्लिशमेंट हुई है। नोकेर बायोस्फीयर रिजर्व की जो मेघालय में आया है, 2009 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। पंचमही बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में आया हुआ, 2009 के अंदर इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। सिंपलीपुर बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में आया हुआ, 2008 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। एंड अचानक कमर एंड अकमक कर्नाटक बायोस्फीयर रिजर्व की जो छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश के अंदर आया हुआ है, 2012 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। एंड लास्ट जो मैंने आपको बताया निकोबार आइलैंड की जो अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर आया हुआ है, जो 2013 के अंदर इसको एज अ बायोस्फीयर की तरह से एस्टेब्लिशमेंट इसकी कर दी है। दैट मीन्स इसको अंडमान आइलैंड को एक बायोस्फीयर रिजर्व की तरह एस्टेब्लिशमेंट इसकी 2030 में कर दी चुकी है। अब यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। दैट मीन्स चैप्टर नंबर 9 यहाँ पे हमारा ये लास्ट वीडियो था। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग